वेलकम टू द लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स। मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ आपके लिए लेके आई हूँ लेक्चर नंबर 29 इंडियन पीनल कोड का। जी हाँ, ये चैप्टर नंबर 14 भी कहा जाता है आईपीसी का। तो ध्यान रखने की बात ये है कि कौन सा चैप्टर हम आईपीसी का पढ़ रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर भी आ जाते हैं कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ रहे हो, कौन सा चैप्टर में क्या चीज दी हुई है। तो जब हम बात कर रहे हैं आज की, तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 जो बात करता है उन ऑफेंसेस की जो कि रिलेट करते हैं आपके पब्लिक हेल्थ से, सेफ्टी से, डिसेंसी से, मोरालिटी से। ओके, सो आपको क्या समझना जरूरी है कि सेक्शन नंबर 268 से 294A आज हम कवर करने वाले हैं, और ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये रेलेवेंट है अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, अगर आप पीटी के लिए या फिर मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका ये सब कुछ क्लियर हो भी गया है और आप अपने इंटरव्यू पे आने वाले क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं, तब भी आपको हेल्प करेगा। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हैं और आप लीगल एप्टीट्यूड जानना चाहते हैं, एक लीगल अवेयरनेस पता करना चाहते हैं कि क्या क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, कैसे करंट लीगल चीजों में डेवलपमेंट हो रही है, तब भी आपके लिए रेलेवेंट है। और अगर आप एक एलएलबी स्टूडेंट्स हैं तो फिर आपके लिए ये वाला पोर्शन बहुत रेलेवेंट होने वाला है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, मोरालिटी, डिसेंसी से क्वेश्चन जरूर आता है हर बारी पेपर में। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या ध्यान रखना है कि हम आने वाले लेक्चर्स में भी आपके साथ पूरा आईपीसी का बैरक करेंगे। एंड मेरा एम स्टार्टिंग से इस फाउंडेशन बैच के माध्यम से आपके साथ यही रहा है कि मैं एक एक सेक्शन आपके साथ डील करूं, उनको मैं आपको क्रिस्प फॉर्म में प्रोवाइड करूं, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दूं, थोड़ा सा कलर फॉर्मेट भी आपके लिए लेके आऊं, सो दैट आप लोगों की पिक्चर मेमोरी बनी रहे, केस लॉस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ ये सब कुछ आपको पढ़ाऊं। तो जैसे आप जानते हैं कि हम लोग डील कर चुके हैं फॉल्स एविडेंस क्या होता है, वेट्स एंड मेजर्स वाले ऑफेंसेस क्या होते हैं, कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हो जाए तो क्या होता है, वो सब हम डील कर चुके हैं। अब आज के इस सेशन में हम लोग पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, डिसेंसी, मोरालिटी को डील करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस सी कि आज के हमारे इस सेशन में हमारे पास डेली टारगेट्स क्या है। तो सबसे पहले वो ऑफेंसेस जो बात करते हैं पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी, मॉरल्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, एक ओवरव्यू करेंगे, एक हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, और हम हमेशा की तरह कीवर्ड्स को पकड़ेंगे एंड उनसे अपने सेक्शंस को करेंगे। ठीक है, देन हम बात करेंगे कुछ ऑफेंसेस जो कि पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। डिसोबीडियंस क्वारंटीन रूल का अगर हो जाए तो क्वारंटीन का नाम अब तो आप सबने बहुत ही सुना हुआ है, कोविड-19 के आने के बाद से क्वारंटीन का नाम बहुत सुना है हम सबने। पहले ये एक ऐसा सेक्शन था जो आईपीसी में बेचारा पड़ा रहता था, किसी को क्वारंटीन का मतलब भी नहीं पता होता था, बट अब बच्चे के मुंह पे क्वारंटीन का नाम है, तो क्वारंटीन हम सबने बहुत सुना है। तो अगर आप इस क्वारंटीन के रूल का डिसोबीडियंस करते हैं तो क्या होता है, अगर आप किसी भी खाने में या फिर ड्रिंक में जो कि सेल करने के इंटेंशन से है, आप उसको नॉक्शियस बना देते हो, आप उसमें अडल्ट्रेशन कर देते हो, ऐसा बना देते हो कि वो इंजूरियस हो जाए हेल्थ के लिए, तो क्या होगा। फिर अगर आप ड्रग्स के अंदर एडल्ट्रेशन कर रहे हो, कोई भी मेडिसिनल चीजें हैं, मेडिकेटेड चीजें हैं, उनके अगर आप एडल्ट्रेशन कर रहे हो और अगर इन एडल्ट्रेटेड चीजों को आप बेच रहे हो, तो क्या होगा। अगर आप सेल ऑफ ड्रग्स कर रहे हो कुछ और समझ के और कुछ और बेच रहे हो, जैसे मैं क्रोसिन लेने गई बट उन्होंने मेरे को क्रोसिन की जगह कोई और दवाई पेल दी, तो क्या कहेंगे, सेल ऑफ ड्रग्स एज अ डिफरेंट ड्रग और अ प्रेपरेशन। अगर आप किसी भी पब्लिक स्प्रिंग या रिजर्वॉयर के वाटर को खराब करते हो तो क्या ऑफेंस होगा। अगर आप एटमॉस्फेयर को नॉक्शियस बनाते हो जो कि हेल्थ को इफेक्ट करे, तब कैसे ऑफेंसेस होंगे। अगर आप रैश ड्राइविंग करते हो या फिर पब्लिक वे में ऐसी राइडिंग करते हो कि वो पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए थ्रेट बन जाए। अगर आप एक नेविगेशन कर रहे हो वेसल की और उसको रैश तरीके से कर रहे हो तो क्या ऑफेंस होगा। अगर आप एग्जीबिशन कर रहे हो फॉल्स लाइट की, मार्क की या फिर बॉय की किसी भी व्हीकल पे या किसी भी ट्रांसपोर्ट की चीज के ऊपर। अगर आप कन्वेइंग कर रहे हो ऑफ अ पर्सन बाय वाटर फॉर हायर इन अनसेफ और ओवरलोडेड वेसल, जिससे कि उसकी जान को खतरा हो जाए। अगर आप कोई डेंजर कॉज कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्शन लेके आ रहे हो पब्लिक वे में या फिर लाइन ऑफ नेविगेशन में, नेग्लिजेंट कंडक्ट कर रहे हो जहाँ से किसी भी पॉइजनस सब्सटेंस को रिलेटेड, अगर आप नेग्लिजेंट कंडक्ट कर रहे हो कोई भी फायर ऐसी चीज को जिससे कि आग लग सकती हो, या फिर किसी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को लेके, या फिर किसी मशीनरी को लेके, या फिर किसी बिल्डिंग को लेके, या फिर उसके किसी रिपेयर वर्क को लेके अगर आप नेग्लिजेंट वर्क कर रहे हो,
तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। देन एक अलग पोर्शन आएगा जहाँ पे हम ऑब्सीनिटी की बात करेंगे। ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स को आप बेच रहे हो किसी भी यंग पर्सन को, या फिर ऑब्सीन एक्ट या सॉन्ग्स गा रहे हो, या फिर आप एक लॉटरी ऑफिस को रख रहे हो, इन सारे ऑफेंसेस को आज हम डील करने वाले हैं इस सेशन में। तो बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा शायद लंबा हो सकता है क्योंकि थोड़े सेक्शन ज्यादा है, बट मेरा एम यही रहेगा कि मैं इलस्ट्रेशंस के साथ, एग्जांपल्स के साथ, केस लॉस के साथ इसको आपको इंटरेस्टिंग बना के चलूं और आप लोग बोर ना हो। तो लेट अस सी कि हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 ऑफ द आईपीसी बात करता है पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी और मोरालिटी की। अब आपको दूसरी चीज जो समझनी है कि आपको क्या समझना है कि न्यूसेंस किस टाइप की होती है। न्यूसेंस एक ऐसा वर्ड है जो हम आम जिंदगी में भी बहुत यूज करते हैं। कोई हम इसको लीगल टर्म नहीं मान के चलते हैं। हम लोग आपस में भी एक दूसरे से इरिटेट होते हैं तो हम क्या कहते हैं, यू आर अ न्यूसेंस टू मी। We say that you are a nuisance to me. That means you are causing annoyance, you are causing irritation, you are causing that feeling जहाँ पे आपको चिढ़ मचती है किसी से। तो बेसिकली ये जो न्यूसेंस है, जब आपका भाई, छोटा भाई या फिर छोटी बहन या फिर कोई भी आपका सिबलिंग आपको अनॉय कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप क्या कहते हो, यू आर अ न्यूसेंस टू मी। सो दैट मीन्स दैट इज अ प्राइवेट न्यूसेंस बिकॉज दैट इज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। बट अगर वो न्यूसेंस पब्लिक को कॉज हो, पब्लिक प्लेस में कॉज हो, तो हम उसको पब्लिक न्यूसेंस कहेंगे। तो क्या समझने की बात है कि न्यूसेंस को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। कौन से? प्राइवेट न्यूसेंस और पब्लिक न्यूसेंस। ओके, अब क्या समझना है कि प्राइवेट न्यूसेंस क्या है, जहां पे वो अनॉयंस या डिस्टर्बेंस कॉज कर रहा है इंडिविजुअल्स के बीच में। जैसे कि हम सिबलिंग्स का एग्जांपल ले लेते हैं, वो एक बेस्ट एग्जांपल होता है। सारे सिबलिंग्स एक दूसरे को अनॉय करते हैं, इरिटेट करते हैं और एक दूसरे के लिए न्यूसेंस बन जाते हैं। और पब्लिक न्यूसेंस क्या हुआ, जब आप पब्लिक रॉन्ग कर रहे हो, लोगों के राइट्स के साथ इंटरफेयर कर रहे हो। अब जैसे कि आप इमेजिन करो किसी ने रॉन्ग पार्किंग कर दी, जिसके कारण कोई अपने घर के अंदर नहीं जा पा रहा, पूरी की पूरी जो रोड है वो ब्लॉक हो गई है, लोग अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे, अपनी शॉप नहीं खोल पा रहे, तो दैट इज कॉजिंग अ पब्लिक न्यूसेंस। तो पब्लिक न्यूसेंस क्या हुआ कि अगर आप एक पब्लिक रॉन्ग कर रहे हो जिससे कि आप पूरी सोसाइटी के राइट्स के साथ इंटरफेयर कर रहे हो एज अ जनरल पब्लिक, तो हम क्या कहेंगे, वो एक पब्लिक न्यूसेंस है। ठीक है, अब क्या समझने की बात है, एक ओवरव्यू जो आपको देखना है वो ये है कि ओवरव्यू में आपको देखना है सेक्शन 268 से 294 ए आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्शन 268 क्या बोलता है कि पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है। पब्लिक न्यूसेंस ऐसा कोई भी एक्ट है या फिर ऐसा कोई भी इलीगल ओमिशन है जिससे आप क्या कर रहे हो, आप कॉज कर रहे हो सामने वाले को इंजरी या फिर डेंजर या फिर अनोयंस, और वो जो है सामने वाला कौन है, वो पब्लिक है। तो बेसिकली एक्ट और इलीगल ओमिशन एक ही बात होती है। ये हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 32 और 33 में। ये मैंने भी आपको जब स्पेशल वर्ड्स एंड मीनिंग्स का लेक्चर लिया था तब पढ़ाया था, और आप लोग कॉलेज में भी पढ़ के आए हो कि एक्ट इज इक्वल टू इलीगल ओमिशन, एक्ट इज इक्वल टू अ सिंगल एक्ट ऑल्सो, अ सीरीज ऑफ एक्ट ऑल्सो, omission is equal to a single omission also and a series of omission also। तो सेक्शन 32 और 33 में हम ये पढ़ चुके हैं। अब क्या कर रहा है, आपके किसी भी हरकत से या फिर किसी भी ऐसे ओमिशन से सामने वाले की इंजरी होती है, डेंजर होता है या अनोयंस कॉज होता है, और वो जो सामने वाला है वो आपका भाई बहन नहीं, आपका सिबलिंग नहीं, वो जनरल पब्लिक है, तो हम क्या कहते हैं, ये एक पब्लिक न्यूसेंस हो जाती है। ठीक है, अब आपको क्या समझना है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो जनरल पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहा है या फिर उनके जो राइट्स है उसको डिसरिगार्ड कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि आप नॉर्मली में न्यूसेंस कॉज कर रहे हो, पब्लिक न्यूसेंस कॉज कर रहे हो। और ये कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन नंबर 268 डिफाइन करता है कि पब्लिक न्यूसेंस क्या है। अब एक मैक्सिम जो पढ़ना है वो क्या है, सिक उतरे थियो उतरेम पब्लिकुम नॉन लिगेस, तो मींस to enjoy your property in such a way as to not injure the rights of the public। अब आप कहोगे कि मैम मेरे पास राइट है कि मैं अपनी गाड़ी चलाऊं, मजे में चलाऊं, जैसे मन चाहे वैसे चलाऊं, कितनी भी स्पीड पे चलाऊं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आपकी मर्जी है, आप अपने घर के सामने गाड़ी पार्क करो, जैसे चलाओ वैसे चलाओ, बट आपका ये राइट है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कि आप अपने राइट को एक्सरसाइज करते हुए दूसरे के राइट को इंजर ना करो, दूसरे के राइट को इन्फ्रिंज ना करो। तो आपको राइट है कि आप अपनी जो गाड़ी है वो चलाओ, जैसे मन मर्जी चलाओ, बट क्या बोला गया है कि आप लॉ को भी पालन करो। आप लॉ का पालन इस तरीके से करो कि आप रॉन्ग साइड पे ना जाओ,
आप इलीगल पार्किंग ना करो, रॉन्ग पार्किंग ना करें, या फिर आप गलत तरीके से कट ना करें, गलत ओवरटेक ना करें। तो ये सब भी आपकी ड्यूटीज है। विद राइट्स कम्स, राइट्स के साथ क्या आती हैं, आपकी ड्यूटीज आती है। तो जैसे आपके राइट्स है वैसे आपकी ड्यूटीज भी है। और आपको क्या देखना है कि आप अपनी प्रॉपर्टी इंजॉय इस तरीके से करें कि आप दूसरे के राइट्स को आप इंजर ना करें, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपको क्या समझना है, पब्लिक जो वर्ड है, पब्लिक क्या होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 12 के अंदर। तो इंटर और इंट्रा लिंकेजेस बहुत जरूरी है। तभी मैंने आपको बोला था जब स्पेशल वर्ड्स एंड मीनिंग्स वाला हम चैप्टर पढ़ रहे थे कि वो बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि आगे आने वाले सेक्शंस में ये हमेशा आता रहता है, कोई ना कोई वर्ड्स आते रहते हैं। तो हम सेक्शन 12 में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि पब्लिक क्या होता है। तो पब्लिक क्या होता है, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी क्लास ऑफ कम्युनिटी है उसको हम पब्लिक कहते हैं। और कोई भी कम्युनिटी या फिर कोई भी क्लास जो कि ड्वेलिंग यूनिट में एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में रह रही है, हम उसको क्या बोल देते हैं, हम उसको पब्लिक के एम्बिट में ले आते हैं। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि सेक्शन 268 ये कहता है कि या तो आप कोई इलीगल ओमिशन कर रहे हो, अब वो एक सिंगल ओमिशन भी हो सकता है, सीरीज ऑफ ओमिशन भी हो सकता है, या फिर आप एक एक्ट कर रहे हो और वो भी एक सिंगल ओमिशन, सिंगल एक्ट हो सकता है या फिर सीरीज ऑफ एक्ट हो सकता है। और जब आप इस एक्ट या फिर इस ओमिशन से क्या करते हो, आप लोगों को अनोयंस कॉज करते हो, या फिर उनको इंजरी कॉज करते हो, या फिर उनको डेंजर कॉज करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो। ओके, तो अब एक केस लॉ पढ़ते हैं। 1962 का ये केस है, राम अवतार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में क्या बोला गया कि एक ऑक्शन कैरिड आउट हुआ जिसमें जो एप्लेंट है वो वेजिटेबल्स की ऑक्शंस करना चाहते थे, कैरिड आउट बाय द एप्लेंट फॉर वेजिटेबल्स। इस ऑक्शन के कारण क्या हुआ, जो रोड्स थी वो ब्लॉक हो गई, और इससे क्या हुआ, जो नॉर्मल हमारी कम्युनिटी है, जो रेजिडेंसी है, जो अपने वो रेजिडेंशियल लोकेलिटी में रहते हैं, उनको फिजिकल डिस्कम्फर्ट हुआ। और आपने उनको क्या कॉज करा, आपने उनको प्रॉब्लम, अनोयंस कॉज करी, प्रॉब्लम कॉज करी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि सिंस द ऑक्शनिंग बिजनेस वाज बीइंग कैरिड आउट बाय द एप्लेंट इनसाइड देयर प्राइवेट हाउस एंड पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द ऑक्शंस वर ब्लॉकिंग द रोड, तो क्या बोला गया, कोर्ट ने बोला कि आप उनको कन्विक्ट नहीं कर सकते हो पब्लिक न्यूसेंस के अंदर। अब मैं अपने घर के अंदर एक अगर जागरण करती हूँ, या फिर अगर मैं एक कोई भी रिलीजियस सेरेमनी ऑर्गेनाइज करती हूँ, या फिर रिलीजियस सेरेमनी को 1 मिनट के लिए छोड़ भी दें, अगर मैं अपने घर के अंदर कोई भी ऐसा इवेंट करती हूँ, बर्थडे पार्टी करती हूँ, और उसके चक्कर में क्या होता है कि बाहर, उसके चक्कर में बाहर अगर ट्रैफिक जैम होता है क्योंकि लोग बहुत आ रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ पब्लिक न्यूसेंस। कोर्ट का ये व्यू था कि अगर ट्रेड may cause some noise that might lead to discomfort to some people in the community। कम्युनिटी जो है वो ऐसी होती है कि आप एरिया के अंदर रहते हो, वो कम्युनिटी बोला जाता है। और ये बोलते हैं कि ट्रेड जब हम कर रहे हैं तो कुछ डिस्कम्फर्ट होना लाजमी है लोगों को। तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में राम अवतार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये बोला कि जस्ट बिकॉज आप एक ऑक्शन कर रहे हो वेजिटेबल्स का अपने घर के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिक न्यूसेंस कॉज कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप एक बर्थडे पार्टी होस्ट करते हो और उस बर्थडे पार्टी के कारण कुछ ज्यादा गेस्ट आ गए आपके घर में और उसके कारण थोड़ा सा रोड पे ट्रैफिक लग गया, दैट डज नॉट मीन कि आप पब्लिक न्यूसेंस कॉज कर रहे हो। बट अगर आप इस बर्थडे पार्टी में लाउड म्यूजिक चला रहे हो, लाउड म्यूजिक चला रहे हो, 10 बजे के बाद चला रहे हो, परमिसिबल लिमिट के बाद चला रहे हो, और लोगों को डिस्कम्फर्ट कॉज कर रहे हो, अनोयंस कॉज कर रहे हो, किसी का बोर्ड का एग्जाम है, कोई हार्ट का पेशेंट है, अगर आप इन सब लोगों को अनोयंस कॉज कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे कि आप पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो। तो पब्लिक न्यूसेंस क्या है या क्या नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एक दूसरा केस करते हैं जो है मुत्ती मीरा एंड अदर्स वर्सेस द क्वीन एम्प्रेस, 1884 का केस है। In this case, there was an image put in a village at the time of Muharram, एक हिंदू टेम्पल के पास। एपिक्स कोर्ट ने ये रूल आउट कर दिया कि दिस वाज एन ऑफेंस अंडर द पब्लिक न्यूसेंस एज इट इंटेंडेड टू ऑफेंड द सेंटिमेंट्स ऑफ अ क्लास। ये जो एक्ट्स हैं हमारी कंट्री में, ये जो हम लोग कहते हैं कि कोई रिलीजन को फॉलो कर रहा है, किसी के कुछ सेंटिमेंट्स है, ये जो बोला जाता है उसमें ये बोला गया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई भी पब्लिक न्यूसेंस कॉज नहीं कर रहा है। जो ये एक्ट्स है हमारी कंट्री में जो ऑफन कमिट करे जाते हैं बाय फॉलोअर्स एक पर्टिकुलर कास्ट के या फिर पर्टिकुलर क्रीड के या फिर एक पर्टिकुलर रिलीजन के, वो ऑफेंसिव है या नहीं है, वो ऑफेंसिव है दूसरे रिलीजन को, ये आप नहीं बोलोगे। तो बिल्डिंग ऑफ अ प्लेस of a worship in a specific spot is often felt like
to offend the sentiments of the followers of some other creeds they are residing in the neighborhood. अब क्या होगा कि लोग ये सोचेंगे कि अगर मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का हूँ, एक पर्टिकुलर रिलीजन का हूँ, तो अगर दूसरे रिलीजन का जो भी वर्शिप की प्लेस है वो मेरे घर के पास है तो वो मेरे लिए अनोयंस है. बट हाउएवर इस एक्टिविटी को आईपीसी के अंदर पब्लिक न्यूसेंस नहीं बोला जाता. जो स्कोप है इस प्रोविजन का वो क्या कहता है कि आपको प्रोटेक्ट करना है लोगों को, अपने नेबरहुड को, कि वो ऐसी कोई भी चीज में इसको पब्लिक न्यूसेंस ना माने. और आपको सिर्फ ये देखना है कि आप एज अ जनरल पब्लिक अगर इफेक्ट हो रहे हो किसी भी चीज से, अनॉय हो रहे हो, अगर कोई अपना राइट एक्सरसाइज करते हुए आपके राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, देन इट विल काउंट एज अ पब्लिक न्यूसेंस. बट अगर हम रिलीजियस सेरेमनी की बात करें, रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप की बात करें, तो जस्ट बिकॉज मैं किसी और रिलीजन को फॉलो करती हूँ और मेरे घर के पास कोई और प्लेस ऑफ वर्शिप है किसी और रिलीजन की, दैट डज नॉट मीन कि वो मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा. एंड एज पर आईपीसी इस केस में यही बात बोली गई. अब एक नया केस और पढ़ते हैं, के रामाकृष्णम एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1999. इस केस में ये बोला गया कि एक एक्ट ऑफ स्मोकिंग जहां पे आप पब्लिक प्लेस में सिगरेट पी रहे हैं वो एक पब्लिक न्यूसेंस है, उसको हम पब्लिक न्यूसेंस के पर्व्यू में लेके आएंगे. स्मोकिंग जो होता है वो पैसिव स्मोकिंग को रिजल्ट करता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बैठ के मैं सिगरेट पी रही हूँ तो मेरे आसपास के जो लोग हैं दे विल ऑल्सो बी इफेक्टेड बाय इट, दे विल बी पैसिव स्मोकर्स. तो बेसिकली जो नॉन स्मोकर्स है आप उनकी भी हेल्थ को खतरे में लेके आ रहे हो. तो स्मोकिंग इन अ पब्लिक प्लेस इज अ पनिशेबल ऑफेंस. ये भी बोला गया केरला हाईकोर्ट ने कि केरला को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि स्मोकिंग इन पब्लिक इज अ न्यूसेंस और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर करना चाहिए. एंड अगर आप पब्लिक प्लेसेस में स्मोक कर रहे हो तो दैट इज अ पब्लिक न्यूसेंस अंडर सेक्शन 268. ये भी बोला गया कि हाई कोर्ट ने दैट एक्ट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट्स, बीडीज, सिगार्स या फिर टोबैको इन इनकल्पेटरी एक्ट अंडर सेक्शन 268 और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए. ये वायलेट करता है राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रेश एयर, राइट टू लिव विद डिग्निटी और हमारे जो आर्टिकल 21 के अंदर ये सारे राइट्स प्रोवाइडेड है इनको भी इन्फ्रिंज करता है. अब इस चैप्टर को समझने के लिए हमें क्या समझना जरूरी है, हमें एक ओवरव्यू समझना जरूरी है इस चैप्टर का. आपने समझ लिया है कि पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, अब आपको क्या समझना है कि ओवरव्यू क्या है. तो सबसे पहले 3 कीवर्ड्स को ध्यान रखना है, वो है पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी और इमोरलिटी. तो पब्लिक हेल्थ से कोई भी ऑफेंस जो इन्फेक्शन से रिलेटेड है, एडल्ट्रेशन से रिलेटेड है या फिर पोल्यूशन से रिलेटेड है, तो हेल्थ का क्या हो जाता है. हेल्थ अगर हम अपनी हेल्थ की बात करें तो या तो इन्फेक्शन होता है या तो एडल्ट्रेटेड फूड कॉज करेगा या फिर पोल्यूशन हो गया. सेफ्टी की बात करते हैं तो नेग्लिजेंस, सी और रोड, ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं. और इमोरलिटी की बात करें तो ऑब्सीन ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्सीन एक्ट एंड सॉन्ग, इनको आपको ध्यान रखना है. इन कीवर्ड्स को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका ये जो चैप्टर है ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. जब हम पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं तो पब्लिक हेल्थ से एक बार डिटेल में मेरे साथ ये सेक्शंस को पढ़ लो, उसके बाद बस इस ओवरव्यू वाले चार्ट को ध्यान रखोगे तो आप पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट करके आ सकते हो. तो अब जब हम पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको 3 कीवर्ड्स आगे से दिए, वो थे इन्फेक्शन, एडल्ट्रेशन और पोल्यूशन. तो इन्फेक्शन की जब हम बात करते हैं तो 269 कहता है अगर आप नेग्लिजेंटली इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे हो, जैसे कि एग्जांपल ले गो कोविड-19 ही ले लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में आजकल, फिर से केसेस बढ़ रहे हैं. तो अगर आप कोविड पॉजिटिव हो और आप नेग्लिजेंटली कोविड स्प्रेड कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे हो 269. अगर आप मैलिग्नेंट एक्ट कर रहे हो कि जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो जाए तो 270. अगर आप ओबे नहीं कर रहे हो क्वारंटीन के रूल्स, गवर्नमेंट ने बोल दिया है 7 दिन 14 दिन आपको घर के अंदर बंद रहना है अगर आप कोविड पॉजिटिव हो, बट आप उसको ओबे नहीं कर रहे हो, आप हर पब्लिक प्लेस में जा रहे हो, सब चीजों को टच कर रहे हो, मास्क नहीं पहन रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप इन्फेक्शन कॉज कर रहे हो अंडर सेक्शन 271. अब जो सेकेंड कीवर्ड उसको ध्यान रखना है वो है एडल्ट्रेशन. तो अगर आप किसी भी फूड या फिर ड्रिंक को एडल्ट्रेटेड करते हो तो 272. अगर आप ऐसे ही एडल्ट्रेटेड फूड को बेचते हो, सेलिंग करते हो तो 273. अगर किसी ड्रग का एडल्ट्रेशन करते हो, ड्रग मतलब आपका मेडिसिनल यूज की जो भी चीज है, कोई दवाई, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट, तो आप 274. अगर आप इस एडल्ट्रेटेड ड्रग को बेचते हो तो क्या होगा, 275. और अगर आप क्रोसिन का जगह कोई और दवाई बेच रहे हो, मतलब बोल कुछ और रहे हो बट बेच कुछ और रहे हो, तो 276 के अंदर यू विल बी हेल्ड लायबल.
तो एक बार डिटेल में इन सारे सेक्शंस को पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद आप बस इस फ्लो चार्ट को ध्यान रखना, इन कीवर्ड्स को ध्यान रखना और इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब पोल्यूशन, पोल्यूशन हम अलग से पढ़ेंगे कि अगर आप पोल्यूशन कॉज करते हो किसी भी वाटर में, किसी भी रेजर्वोयर में, एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा वो भी हम पढ़ेंगे। तो जब हम ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं तो इन सारे ऑफेंसेस को हम किससे डील कर रहे हैं? पब्लिक हेल्थ से, सेफ्टी से, कन्वीनियंस से, डिसेंसी से और मोरालिटी से, ठीक है। तो इनको आप पढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर आप इन्फेक्शन कॉज कर रहे हो किसी भी डिजीज का जो कि डेंजरस है टू लाइफ, तो सेक्शन 269 ये कहता है कि अगर आप ऐसा नेग्लिजेंट एक्ट कर रहे हो जिससे आप क्या कर रहे हो, आप इन्फेक्शन कॉज कर रहे हो और लोगों की जान को खतरा कॉज कर रहे हो, तो आप 269 के अंदर आप क्या होगे? लाइबल होगे, ठीक है। और 270 के अंदर आप कब कवर होगे? जब आप इस इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रहे हो, कैसे? मैलिग्नेंट एक्ट से। मैलिग्नेंट एक्ट से अगर आप इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप 270 के अंदर लाइबल होगे। अब समझने की बात यह है कि मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है। तो मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है कि आप, मैलिग्नेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज इस तरीके से फैले कि वो एक्चुअली में डेथ कॉज कर सके, बेसिकली वो इतना ज्यादा डेंजरस है कि वो सामने वाले की डेथ कॉज कर सके। तो आप अगर कोई भी ऐसे इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रहे हो जो किसी की जिंदगी को खत्म कर सकती है, तो आप 270 के अंदर कवर हो गए। तो 269 और 270 का बेसिकली क्या एम है? एम ये है कि आप ऐसे लोगों को पनिश करो जो अपने आप नॉलेज के साथ या फिर मेंजरिया के साथ या फिर रीजन टू बिलीव के साथ ऐसे एक्ट्स करते हैं और इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं जिससे कि दूसरों की जान का खतरा हो। एक फाइन एग्जांपल इन सेक्शंस को समझने के लिए आज की डेट में कोविड-19 है। जब कोविड आया था, 2020 में कोविड आया था, तो हम सब इतने डरे हुए थे कि हम लोग मास्क पहनते थे, पूरा लॉकडाउन था। अब लॉकडाउन की सिचुएशन में अगर एक बंदा कोविड पॉजिटिव है और इमेजिन करो कि वो बंदा बाहर घूम रहा है, लोगों के अंदर कोविड स्प्रेड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? दैट वाज ऑल डेंजरस टू लाइफ। सो अगर ऐसा कोई भी एक्ट हो रहा है तो इसको पनिश करना जरूरी है। एंड क्या देखना है कि इसमें आपको ये देखना है कि जो ये पर्सन है जो ये ऐसे एक्ट कर रहा है 269 और 270 के अंदर, इसका मेंजरिया है, इसका गिल्टी माइंड है इन्फेक्शन स्प्रेड करने का, इसीलिए लॉ ये कहता है कि इस पर्सन को आप पनिश करें। तो पनिशमेंट क्या प्रोवाइड करी गई है? 269 के अंदर पनिशमेंट दी गई है 6 महीने की फाइन या फिर बोथ, और 270 के अंदर जहां पे एक मिलिग्नेंट एक्ट कर रहे हो, आप इतना सीरियस, इतना डेंजरस एक्ट कर रहे हो। मिलिग्नेंट वर्ड ट्यूमर और कैंसर के लिए भी यूज होता है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करा गया है आईपीसी बनाते समय। तो 270 के अंदर आपकी जो पनिशमेंट है वो 2 साल तक की या फिर फाइन या फिर बोथ हो सकती है। तो 270 इज बेसिकली एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ 269, ठीक है। तो आपको ये देखना जरूरी है पनिशमेंट के टाइम पे भी। तो मिलिग्नेंट का मतलब क्या है कि मेंजरिया जो है उसका वो ये है कि वो मिलिशियसली, डेलिबरेटली, बेसिकली मेंजरिया है डेलिबरेटली कि वो सामने वाले को इन्फेक्शन कॉज कर दे। इसीलिए जो 270 है उसकी जो सजा है वो सिवियर पनिशमेंट है एज कंपेयर टू 269। 270 के अंदर आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है, वेयर एज 269 में 6 महीने की ही सजा दी गई है। ओके, अब आपको एक जो केस पढ़ना है वो है मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड, 1998 का केस है। इस केस में बोला गया कि ब्लड सैंपल की बात हो रही थी। ब्लड सैंपल ऑफ मिस्टर एक्स वाज एचआईवी पॉजिटिव, जिसके कारण उसकी मैरिज जो थी वो कैंसिल हो गई थी। आफ्टर उसकी रिपोर्ट्स उसके फियांसे को दिखाई गई थी बाय हॉस्पिटल अथॉरिटीज। सो इस केस में क्या पाया गया कि एक ब्लड सैंपल था और वो ब्लड सैंपल था मिस्टर एक्स का जो एचआईवी पॉजिटिव था, और ये बात उनकी फियांसे को हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने बता दी। उनकी रिपोर्ट जो थी वो उनके फियांसे को दिखा दी, जिसके कारण जो शादी थी उनकी वो कैंसिल हो गई। इस कारण क्या हुआ, मिस्टर एक्स was severely ostracized by the community। पूरी कम्युनिटी ने उनको ऑस्ट्राइज किया, उनको बेसिकली क्या करा, उनको गलत तरीके से देखा, उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया, उनको डिस्क्रिमिनेट किया। एज अ कॉन्सिक्वेंस जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज है वो लाइबल थी कि वो मिस्टर एक्स के जो ब्रीच है किया उन्होंने राइट टू प्रिवेसी। हर एक पर्सन को राइट है कि वो अपने प्रिवेसी मैटर्स को, अपने प्राइवेट अफेयर्स को प्राइवेट रखे और पब्लिक को इन्फॉर्म ना करे। अब अगर आप किसी भी ब्लड रिपोर्ट की बात करते हो, किसी के ब्लड सैंपल की बात करते हो, उसकी ब्लड रिपोर्ट में क्या इन्फेक्शन आया है, क्या चीज आई है, क्या चीज नहीं आई है, ये उसका प्राइवेट अफेयर है एंड आपको ये चीज को पब्लिक को नहीं बताना होता। इसीलिए
अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर किसी भी लैब में जाते हैं और अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो वो किसी और को आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि दिस इज अ मैटर ऑफ योर राइट टू प्रिवेसी। और अगर वो ये चीज कर रहे हैं तो व्हाट इज इट कॉजिंग? इट इज कॉजिंग अनोयंस, इट इज कॉजिंग इरिटेशन टू द होल सोसाइटी, बिकॉज वो जो इफेक्ट होगा उसका उनकी पूरी जिंदगी के ऊपर इफेक्ट आया, उनकी शादी कैंसिल हो गई, पूरी कम्युनिटी ने उनको क्या किया, पूरी कम्युनिटी ने उनको डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर किया, इसीलिए एक्स ने हॉस्पिटल को सू किया और कॉम्पनसेशन क्लेम करा। एपेलेंट कंटेंशन ये थी, एपेलेंट की जो कंटेंशन थी उनको डिसमिस कर दिया एपेक्स कोर्ट ने, और ये बोला गया कि जो एक्ट कमिट किया गया है बाय अथॉरिटीज वाज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज इफ द अथॉरिटीज डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट रिगार्डिंग एक्स बीइंग एचआईवी पॉजिटिव, उनकी फियांसे भी इन्फेक्ट हो जाते एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ज्यूमेशन, जो शादी के बाद होता। देयरफॉर ये बोला गया कि आर्टिकल 21 गारंटी करता है कि हर एक को राइट टू लीड अ हेल्दी लाइफ है, और इसीलिए इस केस में ये बोला उन्होंने कि आर्टिकल 21 इन्फ्रिंज हो जाता उसकी फियांसी का। बट अगर एक पर्सन जो है वो एचआईवी एड्स से सफर कर रहा है और वो डेलिबरेटली किसी के साथ शादी करता है और उसको इन्फेक्शन ट्रांसमिट करता है, तो आप क्या बोलोगे? वो लाइबल होगा अंडर सेक्शन 269। तो यहाँ पे आपको दो आइडियाज मिल रहे हैं। पहला, आप किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते, आप क्या कर रहे हो? राइट टू प्रिवेसी को वायलेट कर रहे हो, जो मिस्टर एक्स की हॉस्पिटल वालों ने करी, क्योंकि पूरी कम्युनिटी को पता चल गया। बट दूसरी तरीके से आपको ये भी देखना है कि अगर मिस्टर एक्स अपने फियोन्सी के साथ डेलिबरेटली शादी करते, मैरिज कॉन्ज्यूमेट करते, तो वो क्या कर रहे हैं? वो जो है इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं, वो जो है मिलिग्नेंट एक्ट कर रहे हैं, जिससे कि सामने वाली की जान को खतरा हो सकता है। तो क्या बोला गया कि जो फियोन्से है, even after being aware of such disease, is still willing to marry his partner, then the person who is suffering from such disease will not be held liable. तो अब बेसिकली वो फियोन्सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी डिस्क्रिशन है कि वो शादी करना चाहती है या नहीं करना चाहती। अगर वो शादी करना चाहेगी तो देन दैट पर्सन विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी अंडर सेक्शन 269 या 270। ठीक है, अब आपको क्या देखना है? एक और केस 2016 का, संजय गोयल वर्सेस डोंगसन ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या हुआ? हाईकोर्ट ऑफ मद्रास है जो वो एक केस को देख रहे थे जो रिलेट करता था कंटामिनेटेड एफ्लुएंट्स के एंड डस्ट पार्टिकल्स जो इमिट करे जाते थे एक फैक्ट्री से, जिसको कहाँ फेंका जाता था? नेबरिंग लैंड के अंदर उनको डंप करा जाता था। और इससे हो क्या रहा था कि जो हेल्थ है लोगों की वो डिटोरेट कर रही थी, वो लोगों की हेल्थ को हार्म कर रहा था, और वो जो एरिया है उसमें मॉस्किटोज भी ब्रीड कर रहे थे। तो देयरफॉर क्या बोला गया? दिस वाज अ प्राइमा फेसाई केस, जहां पे ऑफेंस हो रहा था अंडर सेक्शन 269, क्योंकि ये लोग इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रहे थे। प्राइमा फेसाई का क्या मतलब होता है? ऑन द फेस ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट केस जो हम डील करेंगे वो है रामाकृष्ण बाबूराव मास्के वर्सेस किशन शिवराज शेल्के 1974। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई कमर्शियल सेक्स वर्कर है जो कि सफर कर रही है एक डिजीज से ऑफ साइफिलिस, और वो कम्युनिकेट कर देती है ये डिसीज टू अनदर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, उनको हम लायबल नहीं ठहराएंगे अंडर सेक्शन 269 ऑफ द आईपीसी। हम ये नहीं बोलेंगे दैट शी इज वॉलंटरली स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है जो हमें डील करना है वो है अगर आप डिसोबीडियंट हो जाते हो क्वारंटीन रूल से। तो बेसिकली क्या ध्यान देना है कि क्वारंटीन, आपको पता है क्वारंटीन का क्या मतलब होता है? आपको आइसोलेशन में रहना है। आपको आइसोलेशन में क्यों रहना है? जिससे कि आप सामने आने वाले लोगों को जो इन्फेक्शन है उसको स्प्रेड ना कर सको। तो बेसिकली 269 और 270 ना हो, इसलिए आपको क्या करना है? आपको 271 के अंदर रहना है, आपको इस कमरे में बंद रहना है। तो बेसिकली अगर आप इस क्वारंटीन रूल का क्या कर रहे हो? डिसओबीडियंस कर रहे हो। गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको क्वारंटीन करना है, बट आप इसको डिसओबीडियंस कर रहे हो, तो आप सेक्शन 271 के अंदर लायबल होगे। तो 271 क्या कहता है? कोई भी पर्सन अगर नोइंगली डिसोबे करता है कोई भी ऐसा रूल जो कि बनाया गया है जिससे कि आपको आइसोलेट किया जाए, कि आप इन्फेक्शियस जो डिजीज है उसको आप स्प्रेड ना करो, तो आप क्या करोगे? अगर आप इसको डिसोबे करते हो तो यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर 271। फाइन एग्जाम्पल इज कोविड-19। यहाँ पे क्या जरूरी है कि जो डिसोबीडियंस है ये नॉलेज के साथ होना चाहिए। बेसिकली मेंजरिया होना जरूरी है। मैं जान के अगर बाहर जा रही हूँ, क्वारंटीन नहीं कर रही हूँ, लोगों को इन्फेक्शन फैला रही हूँ, तो आई विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस। इसमें पनिशमेंट जो है वो 6 महीने तक की हो सकती है, फाइन भी देना पड़ सकता है या फिर दोनों देने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एडल्ट्रेशन। अगर आप
क्या कर रहे हो, कोई भी ऐसा पर्सन एडल्ट्रेशन कर रहा है किसी भी फूड में या फिर ड्रिंक में, जिससे कि ये जो फूड या ड्रिंक है ये नॉक्शियस हो जाए, ये नॉक्शियस हो जाए और क्या हो जाए, ये जो भी काम हो रहा है ये इंटेंशन के साथ हो रहा है या फिर नॉलेज के साथ हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि दिस पर्सन विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। और इसकी पनिशमेंट क्या दी गई है, इसकी पनिशमेंट स्टूडेंट्स दी गई है 6 महीने तक की फाइन या फिर दोनों, और जो फाइन का अमाउंट दिया है वो 1000 रुपीज का फाइन का अमाउंट भी दिया हुआ। अब एक जो चीज आपको समझनी है वो ये है कि नॉक्शियस का मतलब क्या है। नॉक्शियस का मतलब है कोई भी चीज जो इतनी हार्मफुल हो जाए या फिर पॉइजनस हो जाए, या फिर वो क्या हो जाए, पॉइजनस हो जाए, तो हम बोलेंगे वो नॉक्शियस हो गया। बेसिकली वो कंज्यूमेबल नहीं रही, अगर वो ह्यूमन बीइंग कंज्यूम कर लेगा फूड या ड्रिंक उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो हम क्या बोल रहे हैं, आप एडल्ट्रेशन कर रहे हो ऐसी प्रोडक्ट में, ऐसी फूड या फिर ड्रिंक। 273 ये कहता है कि 272 के अंदर तो आपने एडल्ट्रेशन करी और अगर आप इस नॉक्शियस फूड को, ड्रिंक को बेच रहे हो तो आप क्या हो, 273 के अंदर गिल्टी हो गए। तो कोई भी अगर बेच रहा है या फिर ऑफर करता है या फिर एक्सपोज करता है फॉर सेल कोई भी ऐसी ड्रिंक को जिसको आपने नॉक्शियस बना दिया है या फिर अनफिट स्टेट है या फिर वो स्टेल है या फिर वो इतनी खराब है, हार्मफुल है, पॉइजनस है कि वो सामने वाले की जिंदगी के ऊपर कोई खतरा कॉज कर सकती है, और ये जो भी आप कर रहे हो इंटेंडिंगली कर रहे हो, नोइंगली कर रहे हो, बेसिकली आपका मेंजरिया है, तो यू शैल बी हेल्ड गिल्टी। एंड क्या होगी पनिशमेंट, पनिशमेंट हो सकती है 6 महीने तक की, फाइन भी देना पड़ सकता है 1000 रुपए तक का, या फिर दोनों भी हो सकता है। एडल्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो कुछ चीजें होती हैं जो आपको प्रूव करनी होती है। वो क्या होता है कि अगर प्रोसिक्यूशन जो है वो बोल रहा है कि सामने वाले ने एडल्ट्रेशन किया है तो उसको ये प्रूव करना जरूरी है कि एडल्ट्रेशन अक्यूज के द्वारा किया गया। जो खाने की बात या फिर जो प्रोडक्ट की बात करें, फूड की या ड्रिंक की, जो कि कंज्यूमेबल था किसी भी लिविंग पर्सन के लिए, वो इस एडल्ट्रेशन के बाद इतना नॉक्शियस बन गया है कि अब वो कंज्यूमेबल नहीं रहा है, वो नॉक्शियस बन गया है। और क्या हो रहा है कि आपकी इंटेंशन थी, बेसिकली इंटेंशन प्रूव करना बहुत जरूरी है। इन मेंजरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंजरिया इज साइन क्वा नॉन। स्टूडेंट्स अगर आप लोग मेरा सेशन देखते हो तो आपको पता है साइन क्वा नॉन का क्या मतलब होता है, इट इज एन इसेंशियल कंडीशन, कि वो एक इसेंशियल कंडीशन है मेंजरिया होना, कि आप नोइंगली कर रहे थे जो भी कर रहे थे, और उससे क्या हुआ, सामने वाले का जो प्रोडक्ट है, फूड है, ड्रिंक है, वो इतना नॉक्शियस हो गया, इतना हार्मफुल हो गया कि वो कंज्यूमेबल अब नहीं रहा। तो एडल्ट्रेशन अगर हो रही है तो आपको क्या देखना है, जो ये एक्ट ऑफ एडल्ट्रेशन है अपने आप में ऑफेंस नहीं है 273 के अंदर, बट जब तक ये नॉक्शियस ना बन जाए। तो अगर ये नॉक्शियस बन जाता है, इतना इंजूरियस बन जाता है कि ये सामने वाले की हेल्थ को डिटोरेट कर दे, डेट्रीमेंटल नेचर में आ जाए, तो हम बोलेंगे कि यू विल बी हेल्ड पनिशेबल अंडर दीज सेक्शंस। तो पनिशमेंट जो 272 और 273 में दी गई है वो है 6 मंथ्स तक की सजा, फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। रामदयाल एंड अदर्स वर्सेस एम्परर 1923 का एक केस है। इसमें क्या बोला गया, एक एक्ट था जिसमें पिग्स फैट को घी के साथ मिक्स किया जाता था और बेचा जाता था। इट वाज हेल्ड दैट सच सेलिंग विल नॉट मेक द आर्टिकल नॉक्शियस एज फूड। अब एडल्ट्रेशन तो हो रही है स्टूडेंट्स, आज की डेट में एडल्ट्रेशन सब चीजों में हो रही है। जो हम दूध पी रहे हैं वो भी एकदम सही नहीं है, जो सब्जी आती है घर में वो भी एकदम प्योर नहीं है, सब कुछ में एडल्ट्रेशन है। तो अगर आपका जो खाना है वो एडल्ट्रेटेड है तो आप इन सेक्शंस के अंदर पनिशेबल नहीं हो, बट अगर वो एडल्ट्रेटेड है टू दैट एक्सटेंट कि वो नॉक्शियस हो जाए, देन यू विल बी हेल्ड लायबल अंडर दिस सेक्शन। अब पिग फैट को जब आपने घी के साथ मिक्स कर दिया तो वो नॉक्शियस नहीं बना, तो एडल्ट्रेशन तो है बट नॉक्शियस नहीं है। वो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है, बट यहाँ पे आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दीज सेक्शंस, क्योंकि वो नॉक्शियस नहीं बना। तो कोर्ट का क्या व्यू था कि अगर आप पानी मिक्स कर देते हो मिल्क के साथ, वो अपने आप में ऑफेंस नहीं है अंडर दिस सेक्शन, क्योंकि वो नॉक्शियस नहीं है, वो इंजूरियस नहीं है। आपको क्या देखना जरूरी है कि क्या वो प्रोडक्ट जो है, क्या वो खाना, क्या वो पीने की चीज जो है वो नॉक्शियस बन गया या फिर नहीं बना। तो इन अ सिमिलर वे अगर आप वीट बेच रहे हो और उसके अंदर आप कुछ एक्सट्रोनियस चीजों को लाइक डर्ट, चारकोल, वुड को आप क्या कर देते हो, आप मिक्स कर देते हो, बट अगर वो नॉक्शियस नहीं होते तो हम आपको पनिशेबल नहीं ठहराएंगे। बट इट वाज इफ द सेम इज फाउंड टू बी मिक्स्ड विद हेयर ऑफ rodents और एक्सक्रीटा और फॉरेन स्टार्च, तो ऑब्वियसली वो फूड नॉक्शियस बन जाएगा और उसको हम आपको इस सेक्शन के अंदर पनिशेबल ठहराएंगे। तो आपको क्या देखना है, जो आर्टिकल है, फूड या फिर ड्रिंक है, जो आप बेचना चाहते हो, लैप्स ऑफ टाइम के कारण या फिर
प्रॉपर उसकी केयर ना होने के कारण या फिर प्रिकॉशंस ना रखने के कारण अगर नॉक्शियस बन जाती है तब भी यू विल बी हेल्ड गिल्टी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की जो है 274, जहां पे बात हो रही है कि कोई ऐसा इंसान जो एडल्ट्रेशन कर रहा है किसी भी ड्रग के साथ या फिर मेडिसिनल प्रिपरेशन के साथ इस तरीके से कि वो जो उसकी एफिकेसी है, जो उसका असर आना चाहिए था या फिर उसका जो ऑपरेशन है उसको बदल देता है या फिर उसको नॉक्शियस बना देता है, उसको हार्मफुल बना देता है, और जो भी वो ये चीज कर रहा है वो इंटेंशन के साथ कर रहा है, मेंजरिया के साथ कर रहा है कि ये चीज बेची जाए फॉर मेडिसिनल पर्पस, तो वो गिल्टी होगा अंडर सेक्शन 274। और इसकी सजा क्या दी गई है? 6 महीने की, फाइन या फिर दोनों। एडल्ट्रेशन जो है उसमें आपको क्या देखना है कि इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप एडल्ट्रेशन कर रहे हो किसी भी ड्रग के साथ और आप ये दिखा रहे हो कि आपकी इंटेंशन थी, तो यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। पनिशमेंट जो दी गई है वो है सिंपल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 6 महीने तक की, फाइन मैक्सिमम 1000 रुपए तक का या फिर बोथ। ये जो ऑफेंस है ये अपने आप में बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल है। और इसको कौन ट्राई कर सकता है? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन ट्राई दिस ऑफेंस। अब समझना है कि जो एडल्ट्रेशन करी आपने किसी भी मेडिसिनल गुड पे या फिर मेडिसिनल प्रेपरेशन पे या फिर किसी ड्रग पे, अब आप उसको बेच रहे हो। अगर आप ऐसे किसी भी गुड को, एडल्ट्रेटेड ड्रग को अगर आप बेचते हो या फिर आप इशू करते हो किसी भी डिस्पेंसरी में और एक्सपोज करते हो कि वो सामने वाले लोगों के सामने आए कि वो बिक सके, तो आप क्या कर रहे हो? आप सेल कर रहे हो ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग व्हिच इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 275। तो बेसिकली एक्सपोज इट फॉर सेल का क्या मतलब है? सफिशिएंटली आप ऐसे एक्ट कर रहे हो अंडर दिस सेक्शन की वो एक पैकेट में आ गया है, कवरिंग में आ गया है, रैपिंग में आ गया है कि लोग अब उसको उठा सकते हैं किसी भी मार्ट में जाके, किसी भी स्टोर में जाके और उसको परचेज कर सकते हैं। पनिशमेंट जो दी गई है वो है 6 महीने तक की, फाइन या फिर बोथ। और ये जो ऑफेंस है ये भी बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, और इसको ट्राई किया जा सकता है बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ओके, अब आपने क्या करा कि आपने कोई और ड्रग बेचा किसी और नाम से, तो बेसिकली आपने एक ड्रग बेचा कोई और डिफरेंट ड्रग की प्रिपरेशन की। कितनी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब हमारी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं और उसमें जो दवाइयां लिखी होती हैं और हम केमिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट हमें कोई और ही दवाइयां दे देते हैं और क्या बोलता है कि सॉल्ट सारे सेम है, कंपनी अलग है। बट अगर सोचो कि सॉल्ट भी सेम ना हो तो क्या हो रहा है कि सेल ऑफ ड्रग्स एज अ डिफरेंट ड्रग और प्रेपरेशन। तो बेसिकली अगर कोई भी ड्रग या फिर मेडिसिनल प्रेपरेशन नोइंगली मेंजरिया के साथ आप ऑफर कर रहे हो या फिर एक्सपोज कर रहे हो कि वो सेल हो पाए, या फिर आप किसी डिस्पेंसरी में इशू कर रहे हो कि वो डिफरेंट ड्रग की तरह इस्तेमाल हो जाए, जैसे कि मैंने क्रोसिन मांगी और सामने वाले ने मुझे डिस्प्रिन दे दी, तो बेसिकली क्रोसिन की जगह जब आप डिस्प्रिन दे रहे हो आप सामने वाले पर्सन को आप क्या कर रहे हो? डिसीव कर रहे हो, नोइंगली कर रहे हो, मेंजरिया के साथ कर रहे हो, तो यू आर डूइंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 276। पनिशमेंट जो दी गई है सिंपल या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 6 महीने तक की, फाइन या फिर बोथ। ये जो ऑफेंस है ये बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल है और ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ सेक्शंस हैं जिनको हमें कवर करना है वो है पोल्यूशन। अगर आप वाटर को या फिर एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हो तो यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर 277 एंड 278। तो वाटर की अगर हम बात करें, कोई भी वॉलंटरली मतलब खुद से वाटर को, कोई पब्लिक स्प्रिंग को या फिर रेजरवॉयर को लेस फिट बनाता है कि वो यूज आ सके, या फिर एटमॉस्फेयर को वॉलंटरली नॉक्शियस बनाता है कि वो हेल्थ को इफेक्ट कर सके, हार्मफुल हो जाए, तो 277 और 278 लग जाएगा। अब इन सेक्शंस को डिटेल में भी देख लेते हैं। तो आप फाउल कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? किसी भी स्प्रिंग का, पब्लिक स्प्रिंग का या फिर रेजरवॉयर का जो पानी है उसको खराब कर रहे हो, उसको पल्यूट कर रहे हो। तो कोई भी अगर वॉलंटरली कंटामिनेट करता है, कंटामिनेट करना मतलब खराब कर देना, किसी भी पब्लिक स्प्रिंग के या फिर पब्लिक रेजरवॉयर के पानी को जो कि बिलोंग करता है किसी मेंबर ऑफ कम्युनिटी को, किसी पब्लिक प्लेस को, बेसिकली जो भी रेजरवॉयर है या स्प्रिंग है ये पब्लिक प्लेस को बिलोंग करता है, और आप ऐसा एक्ट करते हो जिससे कि जो पानी है
जो भी ये वाटर है वो अनफिट हो जाए फॉर द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक एक्ट कर रहे हो जो कि पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 277। और जो भी एक्ट है ये वॉलंटरली होना चाहिए, ये किसी के भी कोर्जन के अंदर नहीं होना चाहिए, किसी के भी प्रेशर के अंदर आके नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको क्या समझना है, एक टर्म समझनी है, करप्ट्स और फाउल्स। तो करप्ट्स और फाउल्स का क्या मतलब है कि आप फिजिकली डिटियोरेट कर रहे हो, उसकी जो क्वालिटी है उसको डिटियोरेट कर रहे हो, डिफाइल कर रहे हो, उसकी कंडीशन, उसकी जो भी क्वालिटी थी उसको आप रिड्यूस कर रहे हो। और क्या कर रहे हो, जैसे कि आप मानो कि कोई बात लेता है प्राइवेट टैंक में, उसको हम क्या बोलेंगे, वो ऑफेंस करा है अंडर दिस सेक्शन, आप पल्यूट कर रहे हो, कंटामिनेट कर रहे हो उस वाटर को। तो क्या देखना है, जो एक्सप्रेशन यूज किया गया है वो है लेस फिट रादर देन अनफिट, क्योंकि ये बोला गया है कि जो भी आपका एक्ट है वो डेलिब्रेट है, चाहे वो पूरा अनफिट ना भी हो, बट अगर वो जो है लेस फिट हो गया, बेसिकली आपने उसकी जो क्वालिटी है उसको रिड्यूस कर दिया, तो हम क्या कहेंगे, यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। पनिशमेंट जो दी गई है वो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 3 महीने तक की, फाइन 500 रुपए तक का या फिर बोथ। ये एक बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कंपाउंडेबल और ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब क्या देखना है, 278 के अंदर आपने एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसी कोई चीज करी कि आपने ब्रीदेबल ही नहीं रहने दिया, आपने उसको इतना हार्मफुल बना दिया, इतना डेंजरस बना दिया, जिससे कि वो जो एटमॉस्फेयर है, राइट टू फ्री एयर, राइट टू ब्रीथ, हमारा जो राइट है, जो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है, आपने उसको इफेक्ट कर दिया। तो पनिशमेंट दी जाएगी अगर कोई भी एटमॉस्फेयर को नॉक्शियस बनाता है, जो कि हेल्थ को हमारी इफेक्ट करे, हेल्थ इन जनरल पब्लिक को इफेक्ट किया जाए। और सेक्शन 278 क्या कहता है, ये अप्लाई करता है उन ट्रेड्स को जहाँ पे आप प्रोड्यूस करते हो ऐसी ऑफेंसिव स्मेल्स को, ऐसी ऑफेंसिव फ्यूम्स को। कई फैक्ट्रीज है जो ऐसी ऑफेंसिव फ्यूम्स, ऑफेंसिव स्मेल्स को प्रोड्यूस करती हैं जिससे कि इफेक्ट होता है, तो उनको भी हम पनिशेबल ठहराएंगे। तो क्या देखना है कि ट्रेड जैसे कि कैंडल मेकिंग फैक्ट्रीज या फिर बॉयलर्स जहाँ पे स्टिंकिंग स्टफ बनता है या फिर सल्फर स्पिरिट बनता है, विट्रॉल बनता है, ऐसी जो होती है जहाँ पे कि आपका पानी जो है, आपका एटमॉस्फेयर जो है, उसकी जो कंडीशन है उसको अगर आप डिटोरेट कर रहे हो तो आप इस सेक्शन के अंदर लायबल होगे। इवन अगर बर्निंग ब्रिक्स की बात करें, लाइम इन क्लिन, वो भी ऐसी स्मोक को प्रोड्यूस करता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा का पूरा नॉक्शियस हो जाता है। तो इन सबको आप क्या बोलोगे, दिस विल बी न्यूसेंस टू द जनरल पब्लिक एट लार्ज। पनिशमेंट जो दी गई है वो है फाइन 500 रुपए तक का। ये जो ऑफेंस है ये बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, नॉट कंपाउंडेबल एंड ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि एक्स एक अक्यूज्ड है जिसको अक्यूज किया गया कि उसने और उसकी फैमिली ने एक ओपन कंपाउंड में लैट्रिन को यूज किया और देर बाय उन्होंने जो एटमॉस्फेयर है उसको पल्यूट करा, उसको नॉक्शियस करा। तो उनको क्या बोला गया, उन्होंने पब्लिक न्यूसेंस किया और उनको लायबल ठहराया गया अंडर सेक्शन 278 ऑफ द आईपीसी। अब नेक्स्ट सेक्शंस जो हमें डील करने हैं स्टूडेंट्स, वो है पब्लिक सेफ्टी। पब्लिक सेफ्टी में आपको क्या देखना है, रोड सेफ्टी, सी सेफ्टी और नेग्लिजेंस। तो रोड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो आपको क्या देखना है कि अगर कोई भी नेग्लिजेंटली गाड़ी चला रहा है, रैश ड्राइविंग कर रहा है तो 279, अगर वो पब्लिक वे में डेंजर कॉज कर रहा है तो 283, अगर वो सी के टाइम पे रैश नेविगेशन कर रहा है तो 280, फॉल्स एग्जिबिट कर रहा है कोई भी मार्क तो 281, अगर अपनी सी में वेसल को ओवरलोड कर रहा है तो 282, या फिर अगर पब्लिक वे में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, डेंजर कॉज कर रहा है तो 283। नेग्लिजेंस की जब हम बात करते हैं तो सेक्शंस जो हम डील करेंगे वो है 284 से 289। ओके, तो इन कीवर्ड्स को ध्यान रखना है। इस बार पूरे के पूरे सेक्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद इन कीवर्ड्स को ध्यान रखेंगे तो बहुत इजीली आपका ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो 279 कहता है कि कोई भी ड्राइव कर रहा है या फिर राइड कर रहा है कोई भी ऐसी व्हीकल को जो कि पब्लिक वे में चल रही है, और वो किस तरीके से ड्राइव कर रहा है, रैश तरीके से या फिर नेग्लिजेंट तरीके से, और इस ड्राइविंग के कारण क्या हो जाता है, कोई भी ह्यूमन लाइफ जो है वो इंडेंजर्ड है, या फिर आप चांस है कि आप उसको हर्ट कॉज कर सको या फिर इंजरी कॉज कर सको, तो हम क्या कहेंगे, आप पनिशेबल होगे अंडर दिस सेक्शन। और क्या होगा, इन सच केसेस ऑफेंडर जो है उसको पनिशमेंट मिलेगी फॉर द मैनर इन विच इंटायर इवेंट अंडरवेंट एंड नॉट फॉर द प्रोड्यूस्ड रिजल्ट। पूरा जो उसका एक्ट होगा उसके लिए उसको पनिशमेंट दी जाएगी।
प्रोसिक्यूशन को क्या एस्टैब्लिश करना होता है, क्या इसेंशियल फीचर्स हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको इस्टेब्लिश करने होते हैं, वो है कि अक्यूज जो है वो राइड कर रहा था या ड्राइव कर रहा था ऐसी व्हीकल को, और वो जो थी वो पब्लिक वे पे थी। जिस तरीके से वो चला रहा था, मैनर जो था वो रैश था और नेग्लिजेंट था, जिससे कि जो ह्यूमन लाइफ है वो इंडेंजर्ड थी, उसको खतरा था और पॉसिबिलिटी थी कि किसी को इंजरी कॉज हो सके या फिर हर्ट कॉज हो सके। ये जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपको प्रूव करने बहुत जरूरी है जब आप इस सेक्शन की क्रिमिनलिटी को प्रूव कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज कोई केयरलेस था आप उसको इस सेक्शन के अंदर गिल्टी नहीं ठहरा सकते हो। आपको क्या प्रूव करना है, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइव थी कि सामने वाले की जान को खतरा था, तभी आप उसको गिल्टी ठहरा पाओगे अंडर दिस सेक्शन। अब अगर हम बोलते हैं नो साउंड ऑफ अ हॉर्न या फिर ड्राइविंग एट अ हाई स्पीड, वो अपने आप में इस सेक्शन के अंदर गिल्टी नहीं होगा। टाइम, प्लेस, ट्रैफिक, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जब हम डिटरमाइन कर रहे हैं किसी का गिल्ट अंडर दिस सेक्शन। तो अगर एक चाइल्ड है वो कंफ्यूज हो जाता है, नर्वस हो जाता है ऑन हियरिंग अ व्हीकल का हॉर्न, और सडनली वो क्या करता है, रोड क्रॉस करने लग जाता है जिसके कारण कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि यू आर गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। आपको सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को एक होलिस्टिक अप्रोच देख के ही देखना पड़ेगा कि आप सामने वाले को गिल्टी ठहरा सकते हो या फिर नहीं ठहरा सकते। अगर एक बस ड्राइवर है वो ड्राइव कर रहा है बस को एक रीजनेबल स्पीड पे और ran over a cyclist because of the failure of not looking towards the right before taking a turn on the crossroad, तो बस ड्राइवर को आप कन्विक्ट कर सकते हो फॉर रेकलेस ड्राइविंग। ओके, एक केस करते हैं स्टेट बाय जेसी नागर पीएस वर्सेस संतनाम। 1997 का ये केस है। अक्यूज जो थे वो एक मिलिट्री पर्सनल थे और उन्होंने जो गाड़ी थी, जो मिलिट्री का ट्रक था, वो जिगजैग मैनर में चलाया एंड हिट करा एक मोब्ड राइडर, किलिंग हिम, इवेंचुअली किलिंग हिम। एंड क्या बोला गया, एंड उसके बाद उन्होंने जाके एक ऑटो रिक्शा को मारा जहां पे उन्होंने डैमेज करा। जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है उन्होंने इस ट्रक को चेस किया और in another auto rickshaw and saw him hit a compound wall also। तो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने क्या बोला कि जो ट्रक ड्राइवर है जो कि एक मिलिट्री का पर्सनल था, उसको 279 ऑफ आईपीसी के अंदर गिल्टी ठहराया गया। नेक्स्ट केस देखते हैं ब्रह्मदास वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1988। इस केस में क्या हुआ, जो एक बस ड्राइवर थे उन्होंने अपनी बस को स्टॉप किया और एट अ बस स्टॉप, और पैसेंजर जो थे नीचे उतरने के बाद बस से went up to the roof of the bus to unload his luggage। ड्राइवर जो थे उनको पता नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर रहा है और उन्होंने बस चलानी शुरू कर दी। कोई एग्जामिनेशन नहीं किया गया था ऑन पार्ट ऑफ द कंडक्टर, कोई एविडेंस नहीं था ये दिखाने के लिए कि कोई भी बस ड्राइवर की तरफ से नेग्लिजेंस हुई थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि 279 यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि कोई भी नेग्लिजेंस नहीं थी बस ड्राइवर की तरफ से। अब बात करते हैं सेक्शन 280 की, जहां पे आप रैश नेविगेशन कर रहे हो किसी भी वेसल की। तो बेसिकली क्या बात हो रही है कि अगर कोई भी वेसल जो है जिसकी नेविगेशन होनी जरूरी थी, आपने उसकी नेविगेशन रैशली करी या नेग्लिजेंटली करी और इस एक्ट के कारण आपने क्या किया, ह्यूमन लाइफ को इंडेंजर करा या फिर किसी को हर्ट कॉज करी, किसी को इंजरी कॉज करी, तो हम क्या कहेंगे, यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। वेसल जो है हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 48 में होता है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है फॉर कन्वेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स या फिर कोई प्रॉपर्टी इन द वाटर। सेक्शन 48 ऑफ आईपीसी स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं जब हमने स्पेशल एक्सप्लेनेशंस को पढ़ा था। पनिशमेंट जो दी गई है वो है 6 मंथ्स की या फिर फाइन या फिर 1000 रुपए का फाइन या फिर दोनों। ये जो ऑफेंस है ये बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है एंड ट्रायबल है बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब नेक्स्ट सेक्शन जो हमें डील करना है वो है सेक्शन 281, जो क्या कहता है कि रिक्वायरमेंट जो है कि कोई भी अक्यूज जो है वो क्या कर रहा है, एग्जिबिट कर रहा है, शो कर रहा है कोई भी ऐसा फॉल्स मार्क या फिर लाइट या फिर बॉय। तो बेसिकली प्रोसिक्यूशन को इस्टेब्लिश क्या करना है कि जो अक्यूज है इंटेंशनली या फिर नॉलेज के साथ मिसलीड कर रहा था किसी नेविगेटर को अपने इन मार्क्स के द्वारा, अपने इस एग्जीबिशन के द्वारा, तो दैट पर्सन विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर सेक्शन 281। तो पनिशमेंट जो दी गई है सिंपल या फिर रिग्रेस इंप्रिजनमेंट अप टू 7 इयर्स, फाइन या फिर बोथ। ये एक बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और ट्रायबल है बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। 282 में कह रहा है कि आपने ओवरलोडिंग कर दी, आपने जो वेसल इस्तेमाल होती थी सेक्शन 48 में हमने पढ़ा था कन्वेइंग ऑफ पर्संस के लिए या फिर गुड्स के लिए, आपने ऐसी उसमें ओवरलोड कर दिया।
तो प्रोसिक्यूशन को क्या एस्टैब्लिश करना है कि आपने नॉलेज के साथ या फिर नेग्लिजेंस के साथ अक्यूज ने जो भी वेसल है जो पानी में इस्तेमाल होती थी वो उसने क्या कर ली, उसने ओवरलोड कर दी, तो क्या होगा, हम बोलेंगे कि वो अनसेफ हो गई, वो डेंजरस हो गई और उसने क्या करा, उसने जो लोग हैं उनकी लाइफ को थ्रेट कॉज करा, तो ही विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर सेक्शन 282। पनिशमेंट जो दी गई है वो है सिंपल या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 6 महीने तक की, फाइन मैक्सिमम 1000 रुपए तक का, या फिर बोथ, बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल एंड ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है। वी आर भट्टे एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1970 का केस है। यहाँ पे क्या हुआ, अ पैसेंजर वेसल was tilted to one side because of stampede and exerted all the weight on the tilted side, जिसके कारण क्या हुआ, पानी अंदर आने लग गया और जो लोग हैं वो डर गए। वेसल ओनर्स जो है उनको गिल्टी नहीं ठहराया गया और रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया गया बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द इंसिडेंट, क्योंकि जो फ्लो था वो ओवरलोडिंग के कारण नहीं था, बट वो क्यों था, क्योंकि स्टैम्पीड हो गया था उसके अंदर। इट वाज नॉट अ केस ऑफ ओवरलोडिंग, दैट इज व्हाई दे वर नॉट हेल्ड गिल्टी बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 283 बात करता है कि नेविगेशन के दौरान पब्लिक वे में अगर आप कोई भी डेंजर कॉज कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हो, तो यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर 283। तो कोई भी अगर अपने एक्ट से या फिर ओमिशन से क्या करता है, टू टेक ऑर्डर विद एनी प्रॉपर्टी, या फिर अपने पोजेशन में जो प्रॉपर्टी है चार्ज में है, क्या करता है, डेंजर कॉज करता है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है ऐसे पब्लिक वे में, पब्लिक लाइन ऑफ नेविगेशन में, तो हम क्या बोलेंगे, ही विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। पनिशमेंट जो दी गई है वो है 200 रुपए तक की, फाइन है 200 रुपए तक का। ये जो ऑफेंस है ये बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल और ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है। अब हमारा जो नेक्स्ट सीरीज है वो है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस आई थिंक आप लोग पढ़ नहीं पा रहे होगे, इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख देती हूँ सो दैट आप लोगों को आराम से इजीली पढ़ा जाए। तो नेग्लिजेंस की बात जब करते हैं तो आपको ये कीवर्ड्स को ध्यान रखना है एंड सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा। पॉइजनस सब्सटेंस के लेके अगर नेग्लिजेंस करते हो 284, अगर फायर को लेके नेग्लिजेंस करते हो 285, एक्सप्लोसिव मटेरियल को लेके नेग्लिजेंस करते हो 286, मशीन को लेके नेग्लिजेंस करते हो 287, बिल्डिंग को लेके नेग्लिजेंस करते हो 288, वेसल को लेके नेग्लिजेंस करते हो 289। इन सेक्शन में और कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, इन सब की पनिशमेंट 6 महीने और फाइन है, बट मैं फिर भी आप लोगों को एक बार सेटिस्फैक्शन के लिए सारे सेक्शंस गो थ्रू करूंगी। बट क्या समझने की बात है कि इन सब वर्ड्स को समझने की जरूरत है और ये सारे सेक्शंस आपके हो जाएंगे। 290 बात करता है एक रेजिडुअल सेक्शन जो कि न्यूसेंस को लेके है। 291 बात करता है कि इंजंक्शन हो गई, आपके ऊपर एक स्टे ऑर्डर था बट आप फिर भी न्यूसेंस करी जा रहे हो, तो 291 के अंदर यू विल बी हेल्ड गिल्टी। ठीक है, अब इन सेक्शंस को एक बार हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, बट आपको क्या ध्यान रखना है, इवेंचुअली आपको ये सारे कीवर्ड्स को ध्यान रखना है। तो 284 बात करता है कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस को लेके, अगर आपकी जो एक्ट है वो क्या कर रही है, रैश है या फिर नेग्लिजेंट है या फिर ओमिशन है, नॉलेज के साथ या फिर नेग्लिजेंस के साथ, और आप क्या कर रहे हो, कोई भी ऐसे पॉइजनस सब्सटेंस को लेके नेग्लिजेंट हो जाते हो और सामने वाले की जो लाइफ है उसको डेंजर कॉज करते हो या फिर लाइकली टू कॉज हर्ट, तो हम क्या बोलेंगे, यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कोई भी ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस जो है आपकी पोजेशन में था जिसको आपको ध्यान से रखना था बट आपने नेग्लिजेंटली उसको कर दिया, नेग्लिजेंट आपका कंडक्ट था, तो आपने क्या किया, आपने ऑफेंस किया अंडर दिस सेक्शन। तो पनिशमेंट जो है वो है मैक्सिमम 6 महीने तक की, 1000 रुपए तक का फाइन या फिर बोथ। ये सेक्शन जो है ये बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है। 285 कहता है कोई भी फायर रिलेटेड चीज को अगर आप नेग्लिजेंट कंडक्ट करते हो, तो बेसिकली रैश या नेग्लिजेंट एक्ट हो रहा है, रैश या नेग्लिजेंट कंडक्ट हो रहा है, एक्ट भी हो सकता है, ओमिशन भी हो सकता है, और इन सब से क्या हो रहा है, इंडेंजर हो रही है ह्यूमन लाइफ, या फिर आप हर्ट कॉज कर रहे हो, इंजरी कॉज कर रहे हो, ऐसे किसी भी प्रोडक्ट से नोइंगली कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज जो कंबस्टिबल है जो आपके पोजेशन में था, आपको ध्यान से रखना था बट आपका कंडक्ट नेग्लिजेंट था जिससे कि सामने वाले को खतरा हो सकता है, तो यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। जो पनिशमेंट दी गई है वो है 6 महीने तक की फाइन, वही मैं आपको बता रही हूँ, इन सारे सेक्शंस की 6 महीने की पनिशमेंट है। ये जो ऑफेंस है ये बेलेबल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल है, ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट। अब एक केस करते हैं कुर्बान हुसैन मोहम्मद अली रंगवाला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1964।
पेंट और वार्निश की जो फैक्ट्री थी अक्यूज की, उसमें आग लग गई, ड्यू टू विच 7 वर्कर्स ने अपनी जान खोली और सेवरल वर्कर्स को बर्न इंजरी हुई। तो जो डेड पीपल है, जो कि एक लॉफ्ट में काम कर रहे थे, मैन्युफैक्चर्ड पेंट जहाँ पे रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अक्यूज ने ब्रीच की है स्पेशल कंडीशन जो कि उनको लाइसेंस ग्रांट करते हुए दी गई थी, बाय परमिटिंग द लाइटिंग ऑफ 4 बर्नर्स इन द सेम रूम विदाउट एनी प्रिकॉशन। उनको ध्यान रखना चाहिए था, उनका जो एक्ट था नेग्लिजेंट था, उनको उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए था। यहाँ पे एक नेग्लिजेंट ओमिशन था इनटू ऑर्डर लाइटनिंग with fire or any other combustible material in his possession which was sufficient to guard against any possible danger to the human life। और उनको गिल्टी ठहराया गया, जो प्रिकॉशंस उनको लेनी थी उन्होंने वो नहीं ली। His act was negligent and whatever he did was contrary to the law and therefore he was held guilty under this section। नेग्लिजेंट अब आप हो गए किसी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को लेके, तो बेसिकली कोई भी ऐसी एक्ट कर रहे हो, रैश है या नेग्लिजेंट है, जो क्या कर रहा है, सामने वाले की लाइफ को खतरा कर रहा है, हर्ट कॉज कर रहा है या फिर इंजरी कॉज कर रहा है, या फिर आपका कोई ओमिशन है, कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस था आपके पोजेशन में, आपको ध्यान रखना था, आपको सेफगार्ड करना था, बट आपने नहीं किया, आपने सामने वाले पे डेंजर कॉज कर दिया, आने दिया उनकी जान पे खतरा, तो आप गिल्टी हो गए अंडर दिस सेक्शन। इवन दो यहाँ पे जो टर्म यूज करी गई है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस यूज करी है, जो कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है आईपीसी में, बट पैरीमटीरिया, पैरीमटीरिया का क्या मतलब होता है, सेम उसी सेंस में आप कहाँ से लोगे, आप लोगे अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, जहाँ पे क्या बोला गया है कि इट इंक्लूड्स एनी मशीन, मटीरियल, apparatus, implement used or as intended to be used, adapted for causing an aid to cause any explosion या फिर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, जो भी इस मशीन का पार्ट हो सकता था। पनिशमेंट है 6 महीने या फाइन, और क्या देखना है, ये बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, कॉग्निजेबल है और ट्रायबल है बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ओके, अब आपको क्या देखना है स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है कि अब आप कोई एक मिनट यहां से दोबारा लेना। अब आपको देखना है 287 में नेग्लिजेंट हो गए आप किसी मशीनरी को लेके, तो कोई भी एक्ट किया या फिर ओमिशन किया, नॉलेज के साथ किया, नेग्लिजेंटली किया, रैशली किया, और ऐसी मशीन को लेके किया जो कि आपकी पोजेशन में थी, आपको ध्यान रखना था बट आपने नहीं रखा, और आपने सामने वालों की जान को खतरा कॉज कर दिया या फिर हर्ट कॉज कर दिया या फिर इंजरी कॉज कर दी, तो यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। पनिशमेंट जो है वो है 6 महीने की, फाइन या फिर बोथ, बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और ट्रायबल है बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। 288 में आपने पुलिंग डाउन या फिर कोई भी बिल्डिंग को लेके आपने नेग्लिजेंट कर दिया आपके कंडक्ट में, तो आपने क्या किया, नोइंगली या फिर नेग्लिजेंटली आपने कोई ओमिशन कर दिया या ऐसा एक्ट कर दिया किसी बिल्डिंग को लेके, और उसमें क्या हो गया, उससे किसी को हर्ट हो गया, उसको किसी को डेंजर कॉज हो गया, कोई फॉल हो गई बिल्डिंग, तो आप गिल्टी हो गए अंडर दिस सेक्शन। पनिशमेंट है 6 महीने की, फाइन या फिर बोथ, ये बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट। अब क्या देखना है, अब्दुल कलाम वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2006 का एक केस है। पिटिशनर जो थे वो एक बिल्डिंग ओनर थे और उनको असाइन किया गया था एक कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन जॉब का एक घर का। जब वो प्लास्टरिंग कर रहे थे, एक लेबरर जो था वो गिर गया था स्कैफोल्डिंग के कारण, और विच वाज पुट बाय द कॉन्ट्रैक्टर। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि इस फॉल को आप 288 के अंदर लायबल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि यहाँ पे उसने कोई भी रैश या नेग्लिजेंट एक्ट नहीं किया है जिसके कारण उस बंदे की डेथ हुई हो, इसलिए उसको गिल्टी नहीं ठहराया गया अंडर दिस सेक्शन। 289 बात करता है, आप नेग्लिजेंट कंडक्ट कर रहे हो किसी एनिमल को लेके, तो आप कोई भी ओमिट कर देते हो एक्ट, और क्या करते हो, कोई एक एनिमल आपके पोजेशन में है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए था, आपको उसको गार्ड करना चाहिए था, बट आपने उसको खुला छोड़ दिया जिसके कारण कोई डेंजर कॉज हो गया किसी ह्यूमन लाइफ को या फिर ग्रीवियस हर्ट हो गया, तो हम क्या कहेंगे, यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कोई ऐसा एनिमल है आपको उसको अपने पास रखना है, 6 मंथ्स की सजा हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट। एक इलस्ट्रेशन है, एक बफेलो है जिसको आप एक डेंजरस एनिमल बोल सकते हो, उसने एक ओल्ड वुमन को पुश कर दिया जब वो ग्रास का लोड लेके जा रही थी अपने हेड के ऊपर फील्ड से, और वो मर गई, तो हम क्या बोलेंगे, ओनर और सर्वेंट जो है जिनके पास इमीडिएट कंट्रोल था उस बफेलो का जिसको अपने पोजेशन में रखना चाहिए था, उन्होंने खुला छोड़ दिया, तो उनका जो कंडक्ट था वो क्या था, नेग्लिजेंट कंडक्ट था, एंड दे विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन।
290 एक रेजिडुअल सेक्शन है कि अगर कहीं पे भी नहीं लगेगा तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन लग जाएगा। पब्लिक न्यूसेंस के केस में कहीं पे भी प्रोवाइडेड नहीं है तो यहाँ पे 290 लग जाएगा। 291 सॉरी दोबारा से, हाँ ये काट देना। पनिशमेंट जो दी गई है, कोई पनिशमेंट नहीं दी गई, ये बोला गया है कि ये सेक्शन में इन एनी केस whoever commits a public nuisance that is not otherwise punishable under IPC shall be punished with a fine that can extend to 200 rupees। ये जो ऑफेंस है ये बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और ट्राइबल है बाय मजिस्ट्रेट। 291 बात करता है कि आपको बोला गया है स्टे, मतलब स्टे ऑर्डर लग गया है, इंजंक्शन आ गई है, फिर भी आप कंटिन्यू करते रहते हो न्यूसेंस करना, तो अक्यूज जो है वो रिपीट ऑफेंडर है, कंटिन्यू करता है पब्लिक न्यूसेंस को, जबकि उसको क्या बोला गया है, किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा स्टे करा गया है और पब्लिक सर्वेंट जो थे वो अथॉरिटी अंडर द लॉ थे, उन्होंने इंजंक्शन दी थी कि आप न्यूसेंस ना करें, बट आप फिर भी न्यूसेंस कर रहे हैं तो यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। तो पनिशमेंट क्या होगी, 6 महीने तक की फाइन या फिर बोथ। ये भी जो ऑफेंस है अवेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट। अब हमें देखना है जो नेक्स्ट सेक्ट, इमोरलिटी। इमोरलिटी कोई भी ऐसा एक्ट जो मॉरल नहीं है, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट, ऑब्सीन एक्ट या फिर सॉन्ग, ये आपके कीवर्ड्स होंगे सेक्शन 292, 293 और 294। अगर कोई भी बेचता है बुक्स, ऑब्सीन बुक्स इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है या फिर एडवर्टाइज करता है तो 292। अगर वो ऐसी बुक्स को बेचता है किसी भी बच्चे को जो कि 20 साल से छोटा है तो 293। और अगर किसी भी पब्लिक प्लेस में ऑब्सीन एक्ट करता है या फिर गाने गाता है तो 294। 294A अपने आप में एक अलग ऑफेंस है, जहाँ पे अगर आप लॉटरी का ऑफिस रखते हो, स्टेट लॉटरी के अलावा जो कि स्टेट गवर्नमेंट से ऑथराइज है, उसके अलावा अगर आप लॉटरी का ऑफिस रखते हो तो 294A होगा। तो एक बार देख लेते हैं इनको। 292 और 293 ये ऐड करे गए थे एक बाय कंप्लाइंग विद द रेजोल्यूशन जो कि पास किया गया था इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एंड ट्रैफिक इन ऑब्सीन पब्लिकेशंस जिनेवा 1923 के द्वारा। और क्या बोला गया कि कुछ सर्टेन चेंजेस लाए गए थे इंडियन पीनल कोड में इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब बात हो रही है कि अगर आप सेल करते हो, लेट करते हो टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पब्लिकली एग्जिबिट करते हो या फिर सर्कुलेट करते हो, बेसिकली आप कोई भी ऐसी चीज कर रहे हो किसी भी ऐसी बुक से या फिर किसी भी ऐसी रिप्रेजेंटेशन फिगर से या फिर ऑब्जेक्ट से जो कि ऑब्सीन है, तो हम क्या बोलेंगे, यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। बस उस प्रोडक्ट का आपके पोजेशन में होना अपने आप में आपको गिल्टी ठहरा देगा। ये जो सेक्शन है ये एग्जेम्प्ट करता है लाइबिलिटी जब पब्लिकेशन हो रही है फॉर द गुड ऑफ द पब्लिक ऑन द सजेस्टेड लाइंस और व्हेन इट इज यूज्ड फॉर द बोनाफाइड फॉर सम रिलीजियस पर्पसेस। सिमिलरली अगर कोई रिप्रेजेंटेशन है जो एंशिएंट टेम्पल या मॉन्यूमेंट को लेके है या फिर कोई कार है जो कि रखी गई है कोई आइडल्स को लेके जाने के लिए, तब भी उसको एग्जेम्प्ट कर देती है। एक फेमस केस है रेगिना वर्सेस हिकलिन। अब ऑब्सीनिटी को हिकलिन टेस्ट भी बोला जाता है, बट एक जो फेमस केस है इसमें जो कॉकबर्न चीफ जस्टिस थे उन्होंने क्या बोला, ऑब्सीनिटी टेस्ट को वाइडली एक्सेप्ट करा गया और वैलिड एग्जीबिशन ऑफ लॉ में उन्होंने ये बोला जो टेस्ट ऑफ ऑब्सीनिटी है उसको इंक्लूड करना चाहिए वेदर द टेंडेंसी ऑफ द मैटर दैट इज चार्ज्ड एज ऑब्सीनिटी करप्ट करेगा, डिप्रेव करेगा उन लोगों को, उनके माइंड्स को, उनको इमोरली इन्फ्लुएंस करेगा या फिर नहीं करेगा। ये चीज को देखना बहुत जरूरी है जब आप ऑब्सीनिटी का टेस्ट कर रहे हो। आपको ये देखना जरूरी है कि क्वाइट सर्टेन दैट इट वुड रेफर टू द माइंड्स ऑफ यंग ईदर ऑफ सेक्स और इवन टू द पर्संस ऑफ मोर एडवांस ईयर्स थॉट्स ऑफ अ मोस्ट लुब्रिश और इम्प्योर कैरेक्टर। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आपको देखना होगा। अब एक केस लॉ जो हम करेंगे वो है रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1964। यहाँ पे इसी टेस्ट को जो कि हिकलिन टेस्ट है या ऑब्सीनिटी टेस्ट है उसको अप्लाई किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एप्लिकेंट जो थे along with 4 other persons in this case were partners of a firm जो कि ओन करते थे एक बुक स्टॉल और उनको कन्विक्ट किया गया था अंडर सेक्शन 292 बाय द मजिस्ट्रेट कि उन्होंने एक बुक को रखा हुआ था लेडी चार्टलेस लवर अपने बुक स्टॉल पे फॉर सेल एंड ये जो बुक थी ये बैंड थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इनके कन्विक्शन को अपहोल्ड करा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो ट्रीटमेंट है ऑफ सेक्स इन सच अ मैनर सो एज टू अपील द कार्नल साइड or to have tendency towards which is obscene and must be seen as to whether such matter is likely to be corrupt and deprave the one whose minds are open to such influences। आपको इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब आप obscenity की बात कर रहे हो।
ऑब्सीनिटी को कंसिडर किया जाता है एज ऑफेंसिव टू द डिसेंसी या फिर मॉडेस्टी, बट कैन नॉट बी गारंटी अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि हमारा ये आर्टिकल गारंटी करता है, क्योंकि आपको ऑब्सीनिटी को एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मान के चलना है। हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, बट हमें अपने पब्लिक मॉरल्स को भी ध्यान में रखना है, जो हमारा चैप्टर कहता है, एंड आपको उसके बेसिस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाना बहुत जरूरी है। A mere showing of a female body that is nude does not certainly mean it is obscene. आपको क्या प्रूव करना है कि आपका जो इंटेंशन थी, आप अराउज करना चाहते थे उनकी माइंड को, उनके अनहेल्दी, उनके लस्टफुल थॉट्स को आप अराउज करना चाहते थे, यही चीज को ध्यान रखना जरूरी है। Whether the author of the book या फिर novel does not make use of any immodest या फिर vulgar language, but if at certain places the author has tried to let the imagination of a reader to grow, it cannot be held to be obscene. तो कोई भी ऐसा मटेरियल जो है जो एक्सट्रीम इमोरल है और वो किसी भी सेक्सुअल इंडल्जेंस को लीड करता है, कार्नल डिजायर्स को लीड करता है, तो हम उसको बोलेंगे दैट विल बी हेल्ड पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। कोर्ट को यही डिसाइड करना होता है कि पर्टिकुलर मटेरियल जो है वो ऑब्सीन है या नहीं है, और वो कैसे डिसाइड करेगा, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे करेगा। जो रीडर है उनकी क्या सेंसिटाइजेशन है, उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, उन सबको भी देखना बहुत जरूरी है। Offender जो है cannot use the defense that the information in the particular offending book has been copied from the other source. ये आप नहीं बोल सकते कि वो कहीं और से कॉपी है, उस चीज को तो आपने obscene नहीं बोला, अब आप मुझे क्यों बोल रहे हो? This is no defense. If that offending book deals with the matter of sex in such a way as to stir sex impulses, which leads to among the youth impure sexual thoughts and corrupts their mind, then they will be held guilty under this section. अब एक जो केस करना है वो है चंद्रकांता कल्याण दास काकोरदार वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1969। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ओपिनियन वेयर द आर्गुमेंट इज सपोर्टेड एज टू द ऑब्सीन मैटर इज एक्चुअली लिटरल मेरिट वर्क के ऊपर है, और व्यूज जो है ऑफ लीडिंग लिटरेचर कैन ऑलवेज बी यूज्ड। ओवरऑल व्यू जो है आपका क्या देखना चाहिए, इंटायर वर्क मस्ट बी टेकन बाय द कोर्ट, एंड तभी उनको देखना चाहिए कि जो पैसेजेस है वो ऑब्सीन है या फिर नहीं है, और उनका क्या इम्पैक्ट होगा लोगों के ऊपर, सोशल मोरालिटी के ऊपर, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के ऊपर। इन सब का एक होलिस्टिक व्यू देख के चलना बहुत जरूरी है। समरेश बोस एंड अनदर वर्सेस अमल मित्रा एंड अनदर 1985 का एक केस है। ये यहाँ पे एक बंगाली राइटर थे जिन्होंने एक बंगाली जर्नल में एक नॉवल टाइटल प्रजापति लिखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो कन्विक्शन था अंडर सेक्शन 292 उसको सेट असाइड कर दिया था, और क्या बोला था कि इनकी जो राइटिंग है वो वल्गर नहीं है, और वल्गर राइटिंग जरूरी नहीं है वो ऑब्सीन हो। तो अ फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट या फिर रिवल्शन जो कि अरोज की जाती है वल्गैरिटी से, बोर्डम जो लोगों का होता है उसके कारण, आपको क्या देखना है कि वल्गर चीज है या फिर ऑब्सीन है, इन दोनों में डिफरेंस है। वो लोगों के माइंड्स के ऊपर क्या इमोरल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सेक्सुअल उनके डिजायर्स है उनको अरोज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ऑल दिस थिंग्स नीड्स टू बी टेकन इनटू केयर। तो जो जज थे while judging as to whether the material violates the law of anti obscenity, पहले क्या देखना चाहिए, अपने आप को लेके देखना चाहिए कि अगर वो ऑथर की जगह होते तो क्या वो उनका व्यू पॉइंट समझ पाते या नहीं। और जब उन्होंने अपने आप को देखा उसके बाद उनको क्या देखना चाहिए, रीडर की जगह पे देखना चाहिए कि क्या रीडर के पर क्या इम्पैक्ट होगा। देयर आफ्टर ही मस्ट अप्लाई हिज जुडिशियल माइंड टू कम टू द कंक्लूजन, एंड इसी वे में उनको देखना चाहिए कि कोई एक्ट अगर ऑब्सीन है या फिर नहीं है। तो जो नॉवल इन क्वेश्चन है जो डिस्क्राइब करती है ह्यूमन बॉडी ऑफ अ फीमेल इन ऑल इट्स सेंसिटिविटी बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्सीनिटी या अदरवाइज, उसको आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप ऑब्सीनिटी और वल्गैरिटी वो सेम बात है। Emphasis was made on sex, use of slangs and narrations of feelings, descriptions of female human body, thoughts and actions were all these all were parts of the expression जो कि यूज करे गए थे ऑथर के द्वारा। जो नॉवल थी उसको क्या बोला गया था, नॉट lascivious and depriving the morals, therefore it was not obscene। प्रोमिला कपूर वर्सेस यशपाल बसीन एंड अदर्स 1989 का एक केस है। यहाँ पे जो एपेलेंट थे वो ऑथर थे एक बुक के, इंडियन कॉल गर्ल्स which was an abridged edition of her book The Life and the World of Call Girls in India। जो ऑथर थे वो सोशियोलॉजिस्ट थे, एंड पब्लिकेशन जो थी वो एक पीस थी उनकी रिसर्च वर्क का। जो बुक थी वो कंटेन करती थी इंटरव्यूज द ऑथर हैड विद कॉल गर्ल्स। जो इंटरव्यूज उन्होंने ऑथर ने कॉल गर्ल्स के साथ करे थे वो उसको लेती थी, उसके बारे में थी।
and described their encounters with males which included first experiences of few of them. जो इस बुक थी इसको क्या बोला गया कि इस बुक को आपने बोला गया कि इट वाज हेल्ड दैट इट वाज एन एक्सेप्शन टू 299 एंड देयरफॉर दिस बुक वाज नॉट ऑब्सीन जस्ट बिकॉज इट रिलेट्स टू कॉल गर्ल्स. उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं. दैट डज नॉट मीन कि ये बुक जो है ये ऑब्सीन है. जगदीश चावला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1999 ऑब्जर्व किया गया हाईकोर्ट के द्वारा कि पोजेशन होना किसी भी ऑब्सीन ऑब्जेक्ट का ये अपने आप में पर से इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 292. जस्ट आपके पास पोजेशन है, आप उसको पर्पस यूज कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन के, सेल के, हायर के, सर्कुलेशन के या फिर पब्लिक एग्जीबिशन के. देयरफॉर आप गिल्टी होगे अंडर दिस सेक्शन. जो पनिशमेंट दी गई है इस सेक्शन की वो क्या है? पनिशमेंट दी गई है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक की और फाइन भी लग सकता है. बट अगर सेकंड या फिर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है तो आपको सजा हो सकती है 5 साल तक की और फाइन भी लग सकता है. जो ये ऑफेंस है 292 का, ये बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट. 293 बात कर रहा है कि सेम वही चीजें 292 वाली, बट आप किसके साथ कर रहे हो? कोई भी ऐसे बच्चे के साथ जो कि 20 साल से छोटा है. अगर आप उसको कोई भी चीज को बेच रहे हो, हायर कर रहे हो, एग्जिबिट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या सर्कुलेट कर रहे हो तो हम क्या बोलेंगे? यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन. इसमें अटेम्प्ट करना या ऑफर करना अपने आप में पनिशेबल होगा. पनिशमेंट जो दी गई है वो ये है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो सिंपल या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो 3 साल तक की हो सकती है और एक्सटेंड कर सकती है 2000 रुपए तक का फाइन. और अगर आप सब्सिक्वेंट ओकेजन पे सब्सिक्वेंट ऑफेंडर हो तो आपको सजा हो सकती है 7 साल तक की भी और आपको फाइन भी देना पड़ सकता है. 294 बात करता है कि अगर कोई भी अनोयंस कॉज करने के लिए पब्लिक में कोई भी ऑब्सीन एक्ट करता है पब्लिक प्लेस में, या फिर गाना गाता है, बोलता है, या फिर कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है तो हम क्या बोलेंगे? वो ऑब्सीन एक्ट कर रहा है या फिर सॉन्ग कॉज कर रहा है इन अ पब्लिक प्लेस. पनिशमेंट जो दी गई है वो है 3 मंथ्स, फाइन या फिर बोथ. इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है आपको समझना. कोई पब्लिक प्लेस में कर रहा है, क्या कर रहा है? अटर कर रहा है, रिसाइट कर रहा है कोई भी सॉन्ग, कोई भी वर्ड जो कि पब्लिक को अनोयंस कॉज कर रहा है, उसके कारण लोग अनोय हो रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? वो ऑब्सीन एक्ट है. दीपा एंड अदर्स वर्सेस एसआई ऑफ पुलिस एंड अनदर 1985 का ये केस है. यहाँ पे क्या बोला गया कि जो क्वेश्चन था वो ये था कि डांस दैट वाज परफॉर्म्ड बाय अ कैबरे डांसर इन अ पॉश होटल. कोर्ट ने ये बोला जो ये डांस परफॉर्मेंस है ये अमाउंटेड टू ऑब्सीनिटी बिकॉज डांसर्स जो थे वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को दिखा रहे थे इस डांस परफॉर्मेंस के ड्यूरिंग, एंड जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? लोग अनॉय हो रहे थे. तो दिस विल अमाउंट टू एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस जॉयसी जी अलियास, इस केस में क्या हुआ? बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो होटल्स हैं जहाँ पे कैबरे डांसर्स परफॉर्म करते हैं अंडर प्राइवेट एंड इनक्लोज प्लेसेस, जहाँ पे एक्सेस होता है ओनली अलाउड टू सम पीपल जो कि विटनेस करना चाहते हैं इस चीज को, तो हम क्या बोलेंगे? दिस विल नॉट बी अनोयंस और आप इसको दिस विल बी प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन. तो बेसिकली जो बंदा इस चीज को देखना चाह रहा है, ऑब्सीन एक्ट को देखना चाह रहा है, दैट विल नॉट बी ऑब्सीनिटी बिकॉज वो अनॉय नहीं हो रहा है. तो क्या देखना है? अगर अडल्ट कंसेंट कर रहा है देन इट विल नॉट अमाउंट टू एन ऑब्सीनिटी, बट अगर जनरल पब्लिक जो है वो उससे अनॉय हो रही है देन इट विल अमाउंट टू ऑब्सीनिटी. पनिशमेंट जो दी गई है वो है सिंपल या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 3 महीने तक की, फाइन या फिर बोथ. ये एक बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल है, ट्राइबल है बाय मजिस्ट्रेट. 294A लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर क्या बोलता है कि आपके जो लॉटरी ऑफिसेज हैं वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करती है एंड उन्हीं को रखने चाहिए. बट अगर आप लॉटरी ऑफिस रखते हो अनऑथराइज तरीके से गवर्नमेंट की परमिशन के द्वारा तो आप पनिशेबल होगे अंडर दिस सेक्शन. इस सेक्शन को ऐड किया गया बाय अमेंडमेंट एक्ट 1870. और क्यों किया गया? कि जो लोग ये जो गैम्बलिंग के ऑफेंसेस को कर रहे थे, गैम्बलिंग के जो गेम्स कराते थे, उससे ट्रैप में लोगों को फंसाते थे, उनको प्रिवेंट करने के लिए ये सेक्शन को लाया गया. तो बेसिकली आपको क्या देखना है? 2 मेथड्स है जिससे आप प्रोहिबिट करते हो ऐसी सर्कुलेशन. एक है चार्जिंग फॉर कीपिंग सच प्लेसेस ऑफिसेज दैट कीप सच लॉटरीज, या फिर आप पीनलाइज करते हो ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स को भी. तो पनिशमेंट जो दी गई है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस सेक्शन सेज कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी प्लेस या फिर ऑफिस में रखता है जहाँ पे वो ड्राइंग करता है ऐसी लॉटरी की जो कि स्टेट लॉटरी नहीं है तो उसको सजा हो सकती है 6 महीने तक की, फाइन या फिर बोथ.
और सेकंड पॉइंट ये कहता है कि वो पीनलाइज करता है पब्लिकेशन। अगर इस लॉटरी को लेके कोई भी पब्लिकेशन हो रही है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज नहीं है तो फाइन लग सकता है 1000 रुपए तक का। ये जो ऑफेंस है ये नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है एंड इसको मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सेक्शन जहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने चैप्टर नंबर 14 करा और वहां पे हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, न्यूसेंस हमने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने वर्ड नेग्लिजेंट ध्यान रखना है, इन्फेक्शन ध्यान रखना है, एडल्ट्रेशन ध्यान रखना है। आपको एक कीवर्ड्स को ध्यान रखते चलना है। एडल्ट्रेशन के बाद आप क्या ध्यान रखोगे, नेग्लिजेंस से आपको एटमॉस्फेयर और वाटर को ध्यान रखना है। फिर रैश जब हम ध्यान रखने हैं तो रैश कहाँ कहाँ पे हो रहा है, सी में हो रहा है या फिर रोड पे हो रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि कंडक्ट, नेग्लिजेंट कंडक्ट हो जाता है। अगर किसी का नेग्लिजेंट कंडक्ट होता है वो किस किस चीजों के हो सकता है, फायर या फिर कोई भी बिल्डिंग, मशीनरी, एनिमल, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, तो क्या होगा, वो सारे सेक्शंस हमने पढ़े। फिर हमने पढ़ा ऑब्सीनिटी। ऑब्सीनिटी हमने पढ़ा जहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि अगर आप कोई भी ऑफेंस कर रहे हो, कोई भी ऑब्सीन एक्ट कर रहे हो, ऑब्सीन चीज बेच रहे हो तो आप कैसे गिल्टी होगे। तो स्टूडेंट्स इस सब को आपको ध्यान रखना है एंड इस चैप्टर को आपको बेसिकली कैसे पढ़ना है, आपको कीवर्ड्स के साथ पढ़ना है और आपको एक बार डिटेल में ये पूरी वीडियो देखनी है, अच्छे से सेक्शंस को समझना है। उसके बाद आपको बस कीवर्ड्स को ध्यान रखना है। कीवर्ड्स वाले चार्ट्स का आप प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं एंड वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप इस सेशन के माध्यम से आई होप आप लोगों को हेल्प हुआ हो। आप पीडब्ल्यू की ऐप पे जा सकते हैं, वहाँ पे लॉ सिलेक्ट करें, फाउंडेशन बैच सिलेक्ट करें, वहाँ पे आप आईपीसी के जाके मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं और डीपीपी भी सॉल्व कर सकते हैं जो कि प्रैक्टिस पेपर्स हैं। आप क्लास नोट्स भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पूरे अपडेट्स ले सकते हैं। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट एंड आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगी ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। तो जुड़े रहिए, हैव अ गुड डे एंड आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।